हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन किड्स कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम वर्क और एनर्जी पढ़ रहे थे, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है फिज़िक्स का। तो इसमें हमने वर्क पढ़ लिया था कि वर्क क्या होता है और वर्क की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। तो फ्रेंड अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा है टॉपिक एनर्जी, कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है फ्रेंड। तो द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है एनर्जी में, कि जो आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है किसी कार्य को करने की, किसी वर्क को करने की, तो वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, एनर्जी। ठीक है ना। तो इसमें 1 किलो जूल में कितनी एनर्जी होती है हमारी, 1000 जूल। और जो जूल है वो एनर्जी की क्या है, यूनिट। जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट। ठीक है। अब देख लेते हैं कि एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं। देखिए, द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो कौन कौन से हो गए, एक तो आपका पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट। तो आपकी 6 फॉर्म्स की आपकी क्या है, ये एनर्जी है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एक एक करके हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इट इज़ द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड। क्या कह रहा है कि अगर बॉडी में मोशन है, अगर आपकी बॉडी चल रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही आपकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर प्रेजेंस होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी बॉडी की किसी सर्टेन वेलोसिटी पे, ठीक है ना, कोई एक सर्टेन वेलोसिटी आपने फिक्स कर ली कि इस वेलोसिटी पे मेरी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो कैसे निकलेगी, वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। कि जैसे कि आपने मान लिया कि 100 स्पीड से चल रही है मेरी गाड़ी, तो 100 की स्पीड अटेन करने में जितनी उसको एनर्जी लगी उस बॉडी को, वो उसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m ले लिया हमने, और वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ और उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली v। आफ्टर अ फोर्स f इज अप्लाइड ऑन इट। एक फोर्स अप्लाई होने के बाद, ठीक है। लेट ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेड बाय डिस्टेंस s। तो क्या हुआ, एक m ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, m मास का, उसने रेस्ट से मूव करना शुरू किया और एक वेलोसिटी अटेन कर ली v। उस पर एक फोर्स लग रहा था जिसके कारण उसने एक वेलोसिटी v अटेंड कर ली, और जो डिस्टेंस उसने मूव किया उसको हमने s से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो लेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ए। तो जो हमने फोर्स लगाया उस पर एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हुआ, ए। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। पहली इक्वेशन हो गई w इक्वल्स टू एफ इंटू एस। सेकेंड इक्वेशन मेरी यहाँ से निकल आई s के टर्म में। ठीक है। इस s की वैल्यू को मैं इसमें पुट अप करूँगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में। एक हम जानते हैं कि f इक्वल्स टू क्या होता है, ma। तो देखो, एक तो s आ गया, एक f आ गया। यहाँ पे f और s दोनों चीज़ दी हुई हैं, दोनों को हम फर्स्ट में पुटअप करेंगे। पुटअप किया तो क्या निकल के आया, ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो w कुछ क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, और u को हमने क्या मान लिया यहाँ पे 0, क्योंकि बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, रेस्ट से। तो इनिशियली जो वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमने क्या किया, बट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट कुछ टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब जो वर्क डन होगा वो किसकी इक्वल होगा, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने ई के से डिनोट किया है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। तो ये आपका एक डेरिवेशन हो गया। ठीक है। जो आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको आप अच्छे से कर लेना। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, क्या होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी बॉडी के अगर शेप और पोजिशन में अगर कोई एनर्जी क्रिएट हो रही है तो वो कौन सी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट अबव द ग्राउंड। क्या हो गया कि एक डैम है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है,
तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो एक सर्टेन हाइट पर है, और हाइट पर होने की वजह से एक तो वाटर का वेट, दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों उस पर अप्लाई हो रहे हैं, इसके कारण उस पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दो तरह की हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन किसके अकॉर्डिंग होती है? पोजीशन ऑफ द ग्राउंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर है तो ग्रेविटेशन लगेगी। इलास्टिक कब लगेगी? जब किसी बॉडी के शेप और साइज में उसकी में चेंजेस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ई पी, जिसको हम ई पी से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू द वर्क डन ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम टू रेज इट बाय हाइट एम। क्या हो रहा है? किसी ऑब्जेक्ट एम पे हम पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे हैं और जिसको हमने एक हाइट एच तक उसको राइज कर दिया। तो देखो उस पर क्या क्या एक्ट होगा? एम जी एच, मास, उसका ग्रेविटेशन फोर्स और उसकी हाइट, ये तीन चीज़ उस पर वर्क करेंगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो लॉ ऑफ एनर्जी ये कह रही है कि जो एनर्जी होती है ना तो मतलब डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही क्रिएट हो सकती है, तो बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने? एक इसको प्रूफ किया एक लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए इन्होंने क्या किया, लेट ए बॉडी ऑफ मास m fall from a height a, fall from a point a which at height h from a ground shown in the figure। मीन्स ग्राउंड से हम एक हाइट, एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट पर ले गए हैं और वहाँ से हमने इसको फॉल किया। ठीक है, जैसे ही हम इसको हाइट पर ले जाएंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? एम जी एच। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है? क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन बॉडी हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी इस पर एक्ट करेगी। तो टोटल एनर्जी क्या निकल के आ गई इसकी? ई ए इक्वल्स टू ई पी प्लस ई के, तो एम जी एच निकल के आ गया। कहाँ से कहाँ तक? डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए एंड बॉडी रीच एट बी, मतलब ए से, ए पॉइंट से बॉडी कहाँ आ गई? अब बी पर आ गई। इस बीच में हमारा क्या रहा? एम जी एच। ठीक है, देखो आगे अब बी से भी चालू होगा। अब बी से होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी लेके आई होगी ये बॉडी, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी इसके पास रही होगी। तो देखिए अब तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियली तो 0 रहा होगा, वी स्क्वायर कुछ ना कुछ मान लेते हैं, और 2ax, डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया? x। ठीक है, s को हमने x मान लिया है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हमारे पास हैगा 2gx। एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी की इक्वल लेके चल रहे हैं क्योंकि हाइट पर है ऑब्जेक्ट हमारा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? एम जी एक्स। ठीक है, अब कैसे है कि ई पी इक्वल्स टू एम जी एक्स माइनस एच। अब आप कहोगे ये एक्स माइनस एच कैसे हो गया? क्योंकि हाइट इसकी अब कम हो गई, टोटल एक्स थी। ठीक है, उसने एक्स कवर कर ली है तो एच माइनस एक्स उसकी बच गई। अब आपके पास ई पी भी है और ई के भी है, टोटल एनर्जी का हम निकाल लेंगे, दोनों को पुटअप करेंगे और हमारा क्या निकल के आएगा? एम जी एच, जो कि फिर से हमें वापस वही चीज़ मिल गई है जो पहले थी ए पॉइंट पर। अब सी पॉइंट पे देखेंगे। अब सी पॉइंट पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी आपकी आके हो जाती है 0 क्योंकि वो ग्राउंड पे आ गई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रही होगी। ठीक है, और हाइट आपकी क्या रह जाएगी? h रह जाएगी, डिस्टेंस आपकी h रह गई। तो यहाँ से हम पुटअप करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो हाफ एम वी स्क्वायर में जब हम पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या निकल के आया सी पे? एम जी एच। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि सारे पॉइंट्स पे ए बी सी पर हमें एनर्जी सेम मिली है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमें ये प्रूफ हो गया कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉयड होती है। अब बात कर लेते हैं हम पावर की, कि पावर क्या होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। किसी काम को करने की क्षमता पावर कहती है। वर्क अपॉन टाइम, मतलब कोई भी काम कितने टाइम में हुआ, ये हमारा पावर हो गया। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर होती है जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, जूल सेकंड इनवर्स कैसे? वर्क की जूल हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, तो जूल पर सेकंड भी आप बोल सकते हैं। तो 1 वॉट पावर जनरेट करने के लिए हमें कितना वर्क चाहिए? 1 जूल, जो कि 1 सेकंड में कंप्लीट हो। ठीक है, और इसकी बिगर यूनिट क्या क्या होती हैं? इसकी बिगर यूनिट होती हैं आपकी किलोवाट और रिप्रेजेंटेड बाय KW। ठीक है, तो 1 किलोवाट में हमारा 1000 वॉट होता है। और भी अदर पावर होती हैं इसकी मेज़र करने के लिए यूनिट्स, जैसे कि 1 मेगावाट में 10⁶ वाट, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट।
तो ये अलग अलग यूनिट होती हैं। इस न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हम इनको देखते हैं कि किस यूनिट में हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। तो कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या होती है? किलोवाट पर हावर, किलोवाट हावर, ठीक है। तो 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 हावर, कि 1 घंटे में कितना किलोवाट बिजली हमें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितना हमें सप्लाई हो रहा है। तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, 1 हावर में 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 किलोवाट हावर में हमें मिलते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है वर्क एंड एनर्जी का। इसमें आपको मैंने सारी डेफिनेशंस, डेरिवेशंस सब कुछ बता दी हैं। अब आपके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। जब तक के लिए आपके पास ये पूरे नोट्स आ गए हैं, इनको आप पढ़िए और करिए। आप टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है किड्स कोचिंग क्लासेस के नाम से, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू, बाय।